आज की कहानी 13वां कमरा। शहर की भागदौड़, शोर और थकान से परेशान राहुल और अवनी ने कुछ समय अकेले बिताने का फैसला किया। एक शांत जगह की तलाश उन्हें पहाड़ियों के शैलगिरी का जहां वो ताज़ी हवा, हरियाली और शांति की उम्मीद कर रहे थे। शहर के रास्ते को पीछे छोड़कर गाड़ी ने रफ्तार पकड़ी और कुछ ही देर में पहाड़ों की तरफ चल दी। दूर से पहाड़ों को देखकर अवनी मन ही मन काफी खुश थी। अरे क्या बात है अवनी, आज तो तुम बड़ी खुश दिख रही हो। हाँ, मैं आज काफ़ी खुश हूँ। फाइनली छुट्टियाँ बिताने आ ही गए। ऑफिस की टेंशन से मुक्त। अच्छा, कहाँ जाना है? कुछ सोचा भी है या बस यूं ही चल दिए? जाना कहाँ है, तुम साथ हो तो मंजिल की क्या फिक्र। देखना छुट्टियाँ अच्छी ही बीतेंगी। ओके, पर हम पहाड़ों के ऊपर चलेंगे। वहाँ से मुझे पूरा शहर देखना है। राहुल मुस्कुराते हुए सिर हिलाता है और वे घने जंगलों से होते हुए पहाड़ों की तरफ चले जा रहे हैं। कुछ ऊंचाई पे पहुंचकर उनका जीपीएस अचानक काम करना बंद कर देता है। चारों तरफ जंगल, गीली मिट्टी और पसरा सन्नाटा। जीपीएस के काम न करने की वजह से दोनों काफी परेशान हो उठे। नई जगह थी, वो बस आगे बढ़े जा रहे थे। जब जीपीएस से मदद न मिली तो उन्हें कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था। आगे बढ़ते हुए उन्हें झाड़ियों के बीच एक पुराना लकड़ी का बोर्ड दिखता है जिस पर लिखा था गगन विलास गेस्ट हाउस 1883। वे कच्चे रास्ते पर गाड़ी मोड़ते हैं और झाड़ियों से होते हुए वे एक हवेली के सामने पहुंचते हैं। टूटी हुई दीवारें, उखड़े हुए पेड़ इस बात का संकेत देते हैं कि यहाँ ज्यादा कोई आता नहीं है। बड़े से लोहे के गेट को पार करते हुए वे आगे बढ़े। भीतर एक बूढ़ी औरत मिलती है, दुबली पतली सी, झुर्रियों से भरा चेहरा। वो कहती है, कमरे सब खाली है, जहाँ चाहो ठहर जाओ, लेकिन 13वां कमरा मत खोलना। राहुल मुस्कुराता है, लेकिन बूढ़ी औरत की बात अवनी को थोड़ी अजीब लगती है। वे गेस्ट हाउस के अंदर दाखिल होते हैं। गलियारे से होते हुए वो सीढ़ियों के ऊपर पहुंचते हैं। एक दो कमरा देखने के बाद उन्हें एक कमरा काफी पसंद आता है। कमरा साफ और गर्म है, दीवारों पर सीलन के धब्बे हैं। उसी रात जब वो खाना खा चुके थे और दोनों बिस्तर पर बैठे बातें कर रहे थे, तभी बाहर जोर की बिजली कड़कती है और अवनी की नजर अचानक खिड़की पर जाती है। उसे खिड़की पर एक परछाई दिखती है। अवनी ने राहुल को बताया, पर राहुल ने जब मुड़कर देखा तो खिड़की पर कोई नहीं था। वो अवनी को समझाता है कि ये बस उसके रास्ते की थकान है, थोड़ा आराम कर लो, और अवनी मान गई। कुछ देर इसी तरह बात करने के बाद वो दोनों सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद अवनी की नींद खुलती है और वो बाथरूम की तरफ जाती है। बाथरूम का दरवाजा बंद करके हाथों में नल से पानी भरती है, चेहरा धोने के लिए। और जैसे ही वो झुकती है तभी उसकी नज़र सामने वाले शीशे पे जाती है। बाथरूम के शीशे पे भाप से लिखा होता है, स्वागत है अवनी। वो थोड़ा घबरा जाती है। तभी अचानक पीछे से किसी के कदमों की आवाज आती है और वो तेजी से पीछे मुड़ती है। वहां उसके अलावा कोई नहीं था। तो बस फर्श पर किसी के गीले पैरों के निशान। अवनी अब काफी डर चुकी थी। वो बिना मुंह धोए एक झटके में बाथरूम का दरवाजा खोलती है और राहुल को बिना जगाए उसके बगल में जाकर सो जाती है। अभी अवनी की नींद भी नहीं लगी थी कि अचानक राहुल नींद में बड़बड़ाता है, वह झूले पर ही बैठी है और वह हमें बुला रही है। अवनी राहुल को जगाती है। राहुल, राहुल। क्या हुआ, सो जाओ यार अवनी, काफी रात हो चुकी है। पर तुम ये नींद में क्या बोल रहे थे?
कौन झूले पे बैठी है? अरे क्या बोल रही हो यार, सो जाओ ना। गुड नाइट। और राहुल सो जाता है। अवनी को अब नींद नहीं आ रही थी। वो बस ऊपर घूम रहे पंखे को घूरे जा रही थी और सोच रही थी कहाँ से कहाँ वो पहाड़ों पर छुट्टियां बिताने आए। राहुल तो उसकी किसी बात पे ध्यान तक नहीं दे रहा है। जैसे तैसे सुबह हुई। अवनी और राहुल गेस्ट हाउस के बाहर घूमने निकलते हैं। वहां का वातावरण उन्हें काफी अच्छा लगता है। राहुल कहता है, अरे वाह, यहाँ का तो वातावरण काफ़ी अच्छा है। अवनी तुम बेकार में ही डर रही हो। यहाँ देखो तो कितनी शांति है। ये पेड़, ये झरने, ये पहाड़ियाँ कितना मनमोहक है। हाँ है तो, पर वो गेस्ट हाउस काफ़ी अजीब है। मुझे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। अब चलो मान भी जाओ, हवेली पुरानी होने की वजह से तुम्हें ऐसा लग रहा होगा। भूल जाओ उन सभी बातों को। चलो यहाँ कुछ दिन और ठहरते हैं। तुम्हें अच्छा ना लगे तो कहीं और चलेंगे। बस इसी हफ्ते तक, उसके बाद हम कहीं और चलेंगे। राहुल भी अवनी की बात मान जाता है। पूरा दिन वो साथ में अच्छा वक्त बिताते हैं। अब अवनी भी रात की बात भूल चुकी थी। राहुल अवनी की गोद में सिर टिकाए घंटों बातें करता रहा। अवनी भी राहुल के साथ एकांत समय बिताकर काफी खुश थी। रात को जब वो दोनों सो रहे थे, अचानक रात के 3 बजे दीवार पर टंगी घड़ी उल्टी दिशा में चलने लगती है। तभी हल्के से दरवाजा खुलने की आवाज आती है और राहुल की नींद टूट जाती है। राहुल बिस्तर से उठकर बाहर चला जाता है। कुछ देर के बाद अवनी की भी नींद टूट जाती है और राहुल को बिस्तर पे न पाकर वो उसे ढूंढने के लिए कमरे के बाहर जाती है। राहुल को वो एक कमरे के बाहर चुपचाप खड़ा देखती है। तेज कदमों से चलकर वो राहुल के पास पहुंचती है और राहुल के कंधे पर हाथ रखती है तो राहुल जैसे होश में आता है। यहाँ क्या कर रहे हो इतनी रात को? पता नहीं मैं यहाँ कैसे आया। यहाँ कब से आए हो? मुझे कुछ याद नहीं है। चलो चलते हैं यहाँ से। और वे दोनों कमरे की तरफ लौट आते हैं। अगली सुबह से राहुल धीरे धीरे बदलने लगता है। उसकी आंखों में खालीपन, उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान और खाली दीवारों को घूरता रहता है। कभी कभी वह अवनी की तरफ नजर घुमाकर कुछ बुदबुदाने लगता है, पर अवनी को साफ साफ कुछ समझ नहीं आता। राहुल के इस रवैये से अवनी काफी परेशान हो चुकी थी। देखते देखते शाम हो गई और अवनी ने तय किया सुबह की पहली किरण के साथ वो राहुल को लेकर अपने शहर लौट जाएगी। उसी रात जब वे सो रहे थे तब राहुल दोबारा गायब हो जाता है। अवनी उसे ढूंढते हुए हवेली के उसी कोने में पहुंचती है जहां दरवाजे पर लिखा है 13। दरवाजा आधा खुला होता है और भीतर से झूले की आवाज आती है। अवनी जैसे ही कमरे के अंदर कदम रखती है, दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। ऐसा धमाका मानो पूरी हवेली कांप उठी है। कमरे में धूल और मकड़ियों के जाले हैं। सामने झूले पर एक बच्ची बैठी है। उसकी आंखें सफेद हैं। वह बस अवनी को घूरे जा रही है। अवनी को पसीना आने लगता है। तभी उसकी नजर कमरे के कोने में बैठे राहुल पर जाती है। अब उसका चेहरा काला पड़ चुका है। उसकी गर्दन टेढ़ी और आंखें ऊपर की तरफ पलटी हुई है। राहुल अवनी को बिना देखे एक डरावनी और फटी आवाज में बुदबुदाता है, अब कभी वापस नहीं जा पाएंगे अपनी। ये हमारा ही इंतजार कर रही थी। हमें यहीं रहना होगा।
यहाँ कोई और आने वाला है। अवनी अब नीली पड़ चुकी थी। अगले ही पल वो बच्ची झूले से उठ खड़ी होती है और अवनी की तरफ दौड़ने लगती है। अवनी ये सब देख ही रही होती है कि वो बच्ची अवनी के समीप आकर उसमें समा जाती है। अवनी हवा में तैरने लगती है, उसकी बाहें फैल जाती हैं और कमरे में अंधेरा छा जाता है। अगली सुबह हवेली एकदम शांत है। बूढ़ी औरत गेट पर खड़ी है, आंखें गड्ढे में धंसी हुई, पर मुस्कान पहले से ज्यादा चौड़ी। एक नई कार हवेली के बाहर आकर एक जोड़ा बाहर आता है। लड़के का नाम आरुष और लड़की का नाम अदिति है। बूढ़ी औरत फिर दोहराती है, कमरे सब खाली है और तेरा हुआ मत खोलना।